Subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 1.4 All the World's a Stage। वार्मिंग अप एक्टिविटी देखेंगे, पहले से समझेंगे, उसके बाद में हम इस पोएम को पढ़ के इसे समझने की कोशिश करेंगे। टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सेवन। अब कौन कौन सी चीज़ें जो सेवन से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्राइस्ट द रेडिमियर स्टैचू, माचू पिचू, चिचेन इट्जा, द रोमन कोलाजियम, द ताजमहल, टॉम ऑफ पेट्रा वगैरह। और सेवन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, एशिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सेवन कलर्स ऑफ रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब रेड, ये सारे कलर्स आते हैं उसमें। सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, द सेवन नोट्स ऑफ द म्यूज़िक। सेवन नोट्स ऑफ द म्यूज़िक कौन से हैं, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द मेडिटेरेनियन ओशन, सी, द कैरिबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। द सेवन सीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी सात समंदर जो है दुनिया के, वो कौन कौन से हैं। सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक, शदजा, ऋषभ, गांधार, माध्यम, पंचम, धैरत, निषद। ये सेवन सीज ऑफ द वर्ल्ड है। सेवन म्यूजिकल नोट्स जो थे, जो हम देख रहे थे, वो है शदजा, ऋषभ, गांधार, माध्यम, पंचम, धैरत, निषद। Life is often compared to many things. Write down 7 things that life can be compared to and justify the comparison with example. 7 things इसमें आपको बयान करना है जो ज़िंदगी से जुड़े हैं। Life is a keyword because if you press the right keys, you have typed a good destiny. Third, second है, life is a roller coaster rider. Sometimes it takes you up and sometimes it takes you down. But it's a fun ride in the end and full of exciting experiences. Third, life is a canvas. You get to choose the colors and paint it the way you like. Fourth, life is mountain. You have to work hard to get to the top, but the view from there is worth and climb. Fifth, life is like a flute. It all depends on how you play it. Sixth, life is like a song with notes that are high and low, but takes both to make it melodious. अब यह मैच करना है कि कौन सा एजेस और स्टेजेस सही है। बर्थ टू 2 years, इसका डी रहेगा बेबी हुड इन्फेंसी। सेकेंड है 3 years to 12, ये इसका है 3 years to 12, ये है चाइल्डहुड। थर्ड है 13 years to 17 years, इसका आंसर रहेगा टीनेज ईयर्स, एडोलेसेंस। फोर्थ है 18 years to अबाउट 44 years, इसका सही आंसर रहेगा अडल्टहुड। फिफ्थ है अबाउट 45 years to 60 years, यानी 45 years to 60 years। अगर ये देखेंगे तो इसका सही है मिडल एज ग्रुप। सिक्स्थ है 65 years to 75 to 80 years, ये सिक्स्थ वाला है, इसका मतलब है कि सीनियर सिटीज़न, एल्डरली पीपल। और अबो 80 years ये ओल्ड एज, सेकंड चाइल्डहुड कहलाता है। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, बहुत ही फेमस पोएट है। 1564 to 1616 was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. This poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. All world a stage ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर है, यानी इसका सेंट्रल आइडिया जो है, कॉन्सेप्ट है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इससे लिया गया है। और ये पोएम जो है द 7 एजेस ऑफ मैन को भी डिफाइन करती है। ये पोएम जो है एक इंसान की ज़िंदगी में होने वाले चेंजेस को भी बयान करती है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। चलिए शुरुआत करते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, और फिर उसके बाद में हम इसका समरी भी देखेंगे।
ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यानी पूरी दुनिया जो है एक ड्रामे का स्टेज है जहाँ पर ड्रामा पेश किया जाता है, कोई एक्ट प्ले किया जाता है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरेली प्लेयर्स, और जितने भी मेन वीमेन हैं, मेरेली यानी जस्ट थोड़े से, प्लेयर्स प्लेयर्स यानी एक्टिंग जो अदाकारी करते हैं, अभिनय करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरेली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि उनकी एग्जिट एंड एंट्रेंसेस होती है दुनिया में। अब देखिए इससे पहले जो है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये जो है एक मेटाफोरिकल वर्ड्स है। उसके बाद मेन एंड वीमेन मेरेली प्लेयर्स, ये भी, इसमें भी मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया गया है, अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, एग्जिट एंड एंट्रेंस। यानी जो पोएम के जो किरदार है, जो मेन एंड वुमेन है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दुनिया में आते और जाते रहते हैं, एग्जिट लेते हैं और एंट्रेंस लेते रहते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, वन मैन प्ले मैनी पार्ट्स, यानी एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार अदा करता है। अब मैनी पार्ट्स यानी अलग अलग टाइप के किरदार, अलग अलग टाइप के वक्त में अलग अलग किस्म के किरदार अदा करता है, वही यहाँ पर पोएट कहने की कोशिश कर रहे हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट, अब इसमें 7 एजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। अब 7 एजेस ऑफ इन्फेंसी में से सबसे पहला आया है। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि उसका जो एक्ट्स है वो 7 स्टेजेस पर मुबनी है, 7 अलग अलग स्टेजेस पर वो अपने काम करता है। और सबसे पहला स्टेज है इन्फेंसी, यानी बहुत ही बचपन, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अब एग्जिट्स और एंट्रेंस का जो मतलब है, उसके मतलब है किसी का पैदा होना और किसी की मौत होना। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। अब म्यूलिंग यानी कि क्राइंग ऑफ ए बेबी, यानी छोटा बच्चा जब रोता है उसके लिए इस्तेमाल। प्यूकिंग यानी थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग यानी कभी वो हाथ पैर मारता है, कभी वॉमिट करता है, ख़य करता है, तो यहाँ पर प्यूकिंग एंड म्यूलिंग का इस्तेमाल किया गया है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैशल, वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग गिविंग अ लॉन्ग हाई पिच्ड कंप्लेनिंग क्राई, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं अपने इन्फेंसी के बाद के चाइल्डहुड में, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। 3 साल से 12 साल के बच्चे अपनी बातें मनवाने के लिए उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। सैशल यानी स्कूल बैग को कहा जाता है, तो अपना स्कूल बैग जब लेते हैं, जाने लगते हैं, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, अब यहाँ पर जब वो कभी सुबह उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश व खुर्रम होते हैं, लेकिन एक क्रीपिंग लाइक स्नेल। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। याद रहे इसमें लाइक, ये वर्ड LIKE, लाइक का इस्तेमाल किया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज़ किया गया है। द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली जो है वो एक स्कूल बॉय को डायरेक्टली किससे कंपेयर कर रही है? स्नेल से कंपेयर कर रही है। स्नेल यानी घोंघा। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल एंड देन द लवर, अनविलिंग टू स्कूल यानी वो नहीं चाहता स्कूल जाना, लेकिन फिर भी वो जाता है। अपनी बात को पेश करने के लिए यहाँ पर पोएट ने एक अच्छा इफेक्ट लाने की कोशिश की है। और बाद में एंड देन द लवर, अपने जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे भी मिलता है। Sighing like a furnace with a woeful ballad, बल्लाड ये एक टाइप की पोएम होती है, यानी एक शॉर्ट पोएम है। विथ अ वोफुल बल्लाड, द फिगर ऑफ स्पीच इज alliteration इज यूज्ड एज 2 वर्ड्स विथ एंड वोफुल। अब ये वर्ड जो है
विथ और वो फुल डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। साइंग लाइक अ फर्नेस, अब साइंग लाइक अ फर्नेस साय, अब यहाँ पर भी लाइक का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये भी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like the pard. Pard means poetical short form of leopard, यानी जो लेपर्ड होता है उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। Made to his mistress eyebrow than a soldier. What is a soldier like? Soldier is like a leopard, fierce and strong, and he is jealous of others' honors, and he is a short tempered. अब यहाँ जो इसका इस्तेमाल किया गया है, full of strange oaths and beard like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. He picks quick quarrel easily and looks for short-lived fame. For this he is willing to risk his life as though. यानी यहाँ पर bearded like a pard का जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें भी सिमिली का यूज इस्तेमाल किया गया है। bearded like a pard। अब ये सोल्जर जो है वो डायरेक्टली कंपेयर टू द लेपर्ड। अब यहाँ पर जो सोल्जर किसे कहा गया है, जो नौजवान होता है उसे सोल्जर कहा गया है। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, अब ये बबल्स रेपुटेशन क्या है? सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन। अभी बबल्स रेपुटेशन क्या है? बबल्स रेपुटेशन यहाँ पर बयान किया गया है, ये रेपुटेशन इज लाइक अ बबल, इट डजंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैन बस्ट एनी टाइम, कभी भी वो फूट सकता है, इसलिए बबल्स रेपुटेशन का इस्तेमाल किया गया है। इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन। अब यहाँ पर पोएट क्या कहता है? एंड देन जस्टिस, पोएट कहता है इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन जस्टिस। कैनन्स माउथ यानी अगर वो तोप के मुंह में भी रहेंगे तो भी। अब यहाँ पर कैनन्स माउथ फेसिंग ग्रेट डेंजर के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी जो जिसमें लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। विथ गुड कैप ऑन लाइन, विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। Even in cannon's mouth and then justice in fair round belly with good cap and line with eyes severe and beard of formal cut. अब यह क्विक क्वारल जो है उसका मतलब होता है द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया। क्यों क्यों रिपीट हुआ है इससे पहले के लाइन में। अब उसके सीकिंग बबल रेपुटेशन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। बबल जो है एक शॉर्ट लिव्ड इंस्टांस होता है किसी नेचर में। अब इवन इन कैनन्स माउथ जो है ये इस्तेमाल किया गया है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। अब यह कैनन को जो है डेंजर और डार्कनेस और रिस्क से कंपेयर किया गया है, इसीलिए ये कैनन जो है पर्सोनिफाई होता है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। सॉज के मायने सेइंग, यानी जो कहावतें हैं, कही हुई बातें हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। लाइन, अब देखिए विद गुड कैपन लाइन के जो है ये एक फ्रेज के तौर पर यूज़ किया गया था विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग के लिए, जबकि सॉज जो है ये एक प्रोवर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोवर्ब्स और मैक्सिम है या सेइंग है, यानी कहावतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉज यानी किसी ने कहा था तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। Full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The sixth age shifts. अब ये सिक्स्थ एज शिफ्ट क्या है और जो स्टेज यहाँ पर कंपेयर की जा रही है, सिक्स्थ एज शिफ्ट जो है ये मिडल एज की से ओल्ड एज जाने का टाइम है। He wears a pantaloon and slippers. His poor eyesight how requires spectacles in his one well-fitting pants are now loose because his legs have shrunk and become lean. His big manly voice has now transformed into a shrill childlike voice. Due to his fallen teeth, his speech appears as if he were playing upon a pipe. यानी यहाँ पर ये इंस्टेंसेस को बयान किया गया है। And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side.
अब स्पेक्टेकल्स ऑन नोज और पाउच ऑन साइड्स का मतलब क्या है कि आंखों पर जो चश्मे लग जाते हैं और उसके अलावा वो हमेशा कोई ना कोई पाउच साथ में लेकर फिरता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि उसका जो एक एज ऑफ यंगस्ट्री है वो ख़त्म हो गया है, मिडल एज ग्रुप में आ गया है। अब हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। यूथफुल होज क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, यानी कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो पैंट होती है वो पैंटालून्स जो है वो श्रिंक हुई हुई अभी लूज इस्तेमाल की जा रही है। शैंक लेग्स, नी टू एंकल के जो पैर होते हैं उसे शैंक की वर्ड में कहा जाता है। शैंक द पार्ट ऑफ द लेग बिटवीन नी एंड एंकल। यूथफुल होज क्लोज फिटिंग लेगिंग, सैक्स, स्टॉकिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विथ आइज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यहाँ पर भी जो इस्तेमाल किया गया है ये फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन है, क्योंकि इसमें विथ सीवियर आइज एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट जो है ये सही आपका तरतीब हो सकती थी। और यहाँ पर हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, इसमें भी जो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है वो इन्वर्जन है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी चीज़ है हिज यूथफुल होज वेल वर्ल्ड वाइड, WWW, या फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। अब उसके अलावा एंड विसल्स इन हिज साउंड। अब आगे देखते हैं। Turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound, last scene of all, that ends with this strange eventful history in second childliness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Turning again towards childish treble. अब ये जो लास्ट वाला जो स्टैंजा है इसमें इस्तेमाल किया गया जो है लास्ट स्टेज में चाइल्डिश ट्रेबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लास्ट स्टेज जो है ये जॉयफुल है। लास्ट स्टेज जो है जॉयफुल हो सकती है अगर हम इवेंट को, मोमेंट्स को बहुत जॉयफुली एक्सेप्ट करेंगे और जॉय ऑल अराउंड एक्सप्लेन करेंगे, फैलाएंगे। एंड विसल्स इन हिज साउंड, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपोइया का इस्तेमाल किया गया है। विसल्स डिनोट्स अ साउंड सिमिलर टू द मेड व्हेन अ पर्सन विदाउट ऑल हिज टीथ ट्राइज टू स्पीक, यानी जो कोई बोलने के लिए इस्तेमाल करने वाले दांत है वो नहीं होने के बावजूद कोई सीटी बजाता है तो आवाज़ आने वाली की जो विसल की आवाज़ जो आती है ये ऑनोमेटोपोइया के लिए इस्तेमाल किया गया है। डैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल स्टोरी इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेरे ऑब्लिवियन। अब सेकेंड चाइल्डिशनेस, इसका ये मेटाफोरिकल वर्ड्स है, मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है, ये ओल्ड एज के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये कंपेयर टू सेकंड चाइल्डहुड, अब ये एक बेटर पोएटिक इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेंस टीथ से सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, यहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सेंस ये वर्ड 4 जगह इस्तेमाल किया गया है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा